हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन इन डिप्लोमा एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें से पार्ट 1 में हम लोगों ने सीमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और पार्ट 2 में हम लोगों ने एग्रीगेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब पार्ट 1 में सीमेंट और पार्ट 2 में एग्रीगेट। और पार्ट 2 में ही हमने बताया था कि अभी एग्रीगेट का कुछ पोर्शन छूट गया है। मतलब पार्ट 2 में हम लोगों ने एग्रीगेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके जितने भी टेस्ट्स वगैरह थे, ये सब अच्छे से पढ़ लिया था। और जो उसका बचा हुआ पोर्शन था, उसको आज हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है कि अब सीव एनालिसिस से शुरू करते हैं एग्रीगेट का। अब सीव एनालिसिस की ज़रूरत क्या पड़ती है एग्रीगेट में, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो मिलावे में उपस्थित क्या है, मिलावे में उपस्थित विभिन्न कणों की मात्रा ज्ञात करने के लिए चालनी विश्लेषण किया जाता है। सीव एनालिसिस किस लिए किया जाता है कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कण हैं हमारे एग्रीगेट में, उनकी मात्रा कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं। इसके लिए मिलावे को निर्धारित चालनियों के सेट पर से छाना जाता है। मतलब आईएस कोड ने हम डिफाइन कर रखा है हमारे जो सीव का साइज़ है, और उसी सीव के साइज़ के जो सेट होता है, उसी सेट से हम लोग उसी सेट पे हम लोग एग्रीगेट को रख के चालते हैं। और प्रत्येक चालनी पर रुके हुए कण का भार प्रतिशत में ज्ञात कर लिया जाता है। और कुछ परीक्षणों के लिए चालनियों से पारित हो जाने वाले कणों का भी प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अभी ये जो ये लाइन है ना, ये हम लोग आगे अभी चल के देखेंगे कि जब हम लोग क्या निकालते हैं, फाइननेस मॉडुलस निकालते हैं, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तभी आगे हम पढ़ेंगे। मतलब कहीं कहीं कुछ परीक्षणों में चलनियों से पारित हो जाने वाले कणों का प्रतिशत भी ज्ञात किया जाता है। अब चालनी विश्लेषण के मानों की निर्धारित मानों से तुलना कर मिलावे का स्तर निर्धारित कर लिया जाता है कि जो हमारी चालनी से, मतलब हम पता चला कि कितने परसेंटेज किस साइज़ के एग्रीगेट हैं, और उसके बाद जो हमारे आईएस कोड ने क्या क्या सुझाव सुझाव दिए हैं, मतलब कि कितनी स्ट्रेंथ के लिए कैसे कि किस एग्रीगेट की। तो इसी से मतलब कि जो सीव एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसी से तुलना करके हम लोग मिलावे का स्तर निर्धारित कर लेते हैं। तो अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिलावे का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट तैयार करने के लिए सबसे पहले सीधे ही कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता क्या है, कहलाता क्या है। तो मिलावे में विभिन्न माप के जो कण होते हैं, उनका उपयुक्त अनुपातन, मतलब किस माप के कण किस रेशियो में हैं, इसी चीज़ का जो मतलब डिफरेंट साइज़ के एग्रीगेट का जो रेशियो निकालना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, मतलब मिलावे का श्रेणीकरण। अब उच्च सामर्थ्य कंक्रीट तैयार करने के लिए अच्छे सीमेंट के साथ उपयुक्त मिलावे, मतलब मोटे व महीन मिलावे का प्रयोग करना होता है। मिलावा सामान्यतः भिन्न भिन्न मापों का होता है, और यदि मिलावे के सभी कण एक ही माप के हैं, तो ऐसे मिलावे का रिक्तता अनुपात अधिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, एक ही साइज के एग्रीगेट हैं सब, क्या है, एक ही साइज के एग्रीगेट। तो इसमें होता क्या है, जो इसके बीच में जो ये बच गया ना, ये इसका जो एरिया, अब क्योंकि देखो यहाँ से ये कवर हो गया, यहाँ से ये कवर हो गया, यहाँ से ये कवर हो गया। अब छोटे पार्टिकल्स, मतलब महीन मिलावा तो हमारे पास है नहीं जो ये जगह घेर ले, तो इसमें क्या होता है, वाइड्स की संख्या बढ़ जाती है, मतलब इसका वाइड रेशियो बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग वाइड फाइन एग्रीगेट को भी कोर्स एग्रीगेट के साथ साथ यूज करेंगे, तो ये जो एरिया है, उस एरिया को फाइन एग्रीगेट कवर कर लेगी और हम लोगों को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो यही चीज़ लिखा है कि यदि मिलावे के सभी कण एक ही माप के हैं, तो ऐसे मिलावे का रिक्तता अनुपात अधिक होता है, जबकि भिन्न भिन्न माप वाले कणों के मिलावे का रिक्तता अनुपात कम होता है। मतलब कि जब ये यहाँ पे फाइन एग्रीगेट आ गया, तो सीधी सी बात है कि रिक्तता अनुपात क्या होगा, कम हो जाएगा। अब मिलावे का रिक्तता अनुपात जितना कम होगा, उस मिलावे से बनी कंक्रीट उतनी ही सघन, सामर्थ्यवान और मितव्ययी व उत्तम गुणों वाली होगी। तो आई होप आप लोग ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि आखिर जो ये कहना क्या चाहता है। और लास्ट में वही मिलावे में विभिन्न माप के कणों का उपयुक्त अनुपातन ही मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है कि मिलावे का जो श्रेणीकरण होता है, उसे मानक चालनियों के सेट से पारित होने व रुकने वाले अंश के भार के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब कि
किस सेट की चालनी में, किस साइज के चालनी में कितने परसेंट एग्रीगेट हमारा रुक रहा है, इसी चीज़ को अगर परसेंटेज में डिफाइन कर दिया जाए कि 80 mm चालनी में, मतलब जैसे हम मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे 80 mm की चालनी में 20%, 40 mm की चालनी में 30% एग्रीगेट रिटेन्ड हो गया है, तो यही चीज़ इसका जो परसेंटेज निकालना होता है साइज के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट का, यही चीज़ हम लोगों का क्या कहलाता है, मिलावे की ग्रेडिंग यानी कि मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। अब निचले क्रम की ओर जाने पर चालनियों में वर्गाकार छिद्र का माप इससे निचली चालनी से 2 गुना होता है, तथा मोटे मिलावे के लिए हम लोग कौन कौन सी चालनी यूज करते हैं, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि निचली चालनी से 2 गुना होता है, मतलब जैसे ये कम है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, तो निचला ये है ना 4.75 mm, इसका 2 गुना लगभग कितना होगा 9.5, यानी कि अप्रॉक्स 10 mm ले लिया गया है, और 10 का 2 गुना 20 mm ले लिया गया है, 20 का 40 और 40 का 80 ले लिया गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका छिद्र का माप होता है, इससे निचली वाली चालनी से 2 गुना लिया जाता है। तथा आईएस चालनियों का जो सेट होता है और महीन, मतलब आईएस चालनियों का सेट जो महीन मिलावे के लिए होता है वो कौन कौन सा होता है, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। और यहाँ भी देखते हैं, देखो 150 इसका 2 टाइम्स 300, इसका 2 टाइम्स 600 माइक्रोन और इसका 2 टाइम्स, अब यहाँ पे कितना आएगा 600 का जब माइक्रोन में अगर देखा जाएगा तो लगभग 1180 माइक्रोन आएगा, और इसको जब एमएम में चेंज करेंगे तो 1.18 एमएम आएगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ एमएम होता है। ठीक है ना, ये तो पहले ही बताए थे, फिर भी सीख लेते हैं, सीख लीजिए। तो ये जो मतलब कि जो ये क्रम दिया हुआ है ना 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300 और 500 माइक्रोन, यही एक सेट होता है जो कि फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देख लेते हैं ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि श्रेणीकरण की सीमाएं क्या होती हैं। अब मिलावे को इसके अधिकतम व न्यूनतम कणों के माप से दर्शाना काफ़ी नहीं है, यह छोटे कणों से बड़े कणों तक बड़ी भांति श्रेणीकृत होना चाहिए तथा इसमें दोनों सीमाओं के बीच के कण भी होने जरूरी हैं। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने महीन, मोटे व मिश्र मिलावे की अधिकतम न्यूनतम श्रेणीकरण की सीमाएं निर्धारित की हैं। किस तरह के मिलावे की श्रेणीकरण सीमाएं निर्धारित की हैं, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और मिश्र मिलावे की श्रेणीकरण सीमाएं निर्धारित की हैं। और अब हम लोग यहाँ पे महीन मिलावे की श्रेणीकरण की सीमाओं का अच्छे से देख लेंगे कि ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, ग्राफ से अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। और इसी तरह हम लोग मोटे व जो मिश्र मिलावे होते हैं उनके लिए भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ग्रेडिंग लिमिट्स। तो चलिए देख लेते हैं महीन मिलावे के लिए श्रेणीकरण की सीमाएं। तो महीन मिलावे के अधिकतम जो कण होते हैं वो IS 4.75 से पारित हो जाने चाहिए, परंतु 150 माइक्रोन पर रिटेंड होने जाने चाहिए। और IS चालनियों के सेट से छाने जाने पर महीन मिलावे का श्रेणीकरण तालिका में दी गई सीमाओं के अंदर होना चाहिए और इसको ग्रेडिंग जोन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ के अंतर्गत स्पष्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेडिंग जोन क्या होता है, कैसे एग्रीगेट किस एमएम की साइज में कितने परसेंट एग्रीगेट पास हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जो नीचे दी गई हुई ये वाली, ये क्या दी गई, एक टेबल दी हुई है, इससे हम लोग क्या करते हैं अच्छे से देख लेते हैं। और इसी टेबल से हम लोग 2 तरह के ग्राफ फाइंड करेंगे, जिसमें पहला ग्राफ है किस चीज़ के लिए, जोन फर्स्ट व जोन सेकंड के लिए, और ये वाला है जो जोन थर्ड व जोन फोर्थ के लिए। तो कौन कौन से जोन में किस किस साइज के कितने परसेंट एग्रीगेट लाई कर रहे हैं, ये सब हम इस तालिका से देखेंगे और अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, मतलब ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट को अच्छे समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इस वाले जो ये कॉलम दिया है इसमें क्या दिया है, साइज ऑफ चालनी दिया है, मतलब साइज ऑफ सीव्स दिया है 10 mm, 4.75 mm, 2.36, 1.18, 600, 300 और 150 माइक्रोन। अब इसमें ग्रेडिंग जोन फर्स्ट है, ग्रेडिंग जोन सेकंड है, और जो इधर हम लोगों की नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों की तालिका दी हुई है, जो पहली तालिका है, जो सॉरी पहला जो हमारा ग्राफ है, इसमें हम लोगों का जोन फर्स्ट और जोन सेकंड के मतलब जो ये कर्व दिए हुए हैं जोन फर्स्ट और जोन सेकंड के। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले जोन फर्स्ट और जोन सेकंड को समझ लेते हैं अच्छे से।
अब देखिए इसमें जोन ग्रेडिंग जोन फर्स्ट और ग्रेडिंग जोन सेकंड में ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये दी क्या हैं, ये पास हुए जो कितने परसेंट पास हो गए हैं अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब देखो लिखा ना पारित भार प्रतिशत में, मतलब कितना भाग पास हो गया है सीव से, वही परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रेडिंग जोन फर्स्ट में देख लेते हैं, ग्रेडिंग जोन सेकंड, इन दोनों में देखते हैं। तो 10 mm साइज़, अब क्योंकि फाइन एग्रीगेट का निकाल रहे हैं तो 10 mm साइज़ में कुछ रुकेगा नहीं, अगर कुछ रुक जाएगा तो काहे का फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट है तो 10 mm से पूरा पास हो जाएगा। इसी तरह 4.75 mm से भी लगभग पूरा ही पास हो जाएगा, क्योंकि जो फाइन एग्रीगेट होते हैं उनकी साइज़ 4.75 mm से कम होती है। तो ये देखिए यहाँ पे 100% है, यहाँ पे लगभग 100% है, दोनों से 100% के आसपास पास हो जा रहा है 4.75 mm से। अब 2.36 mm, इसमें से देखिए यहाँ पे कितने परसेंट पास हो रहा है, 60% से 95% और यहाँ पे 75 से 100%, यानी कि किस जोन में ज़्यादा पास हो रहा है, सेकंड जोन में ज़्यादा पास हो रहा है एज रिस्पेक्ट टू जोन फर्स्ट। अब इससे मतलब यहाँ से हम समझे क्या, जो ग्रेडिंग जोन फर्स्ट सेकंड दिया है और यहाँ पे जो हमारा ये जो पास हुआ एग्रीगेट है 2.36 mm से कितने परसेंट एग्रीगेट पास हुआ है, इनसे हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि ग्रेडिंग जोन सेकंड में जो 75% एग्रीगेट पास हो रहे हैं और ग्रेडिंग जोन फर्स्ट में लगभग 60% एग्रीगेट पास हो रहे हैं। तो जहाँ से ज़्यादा पास हो रहे हैं मतलब वहाँ उस ग्रेड के एग्रीगेट उतने ही फाइन होंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं भाई, ग्रेडिंग जोन सेकंड में क्या है, 75% एग्रीगेट पास हो जा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 60% ही पास हो रहे हैं, यानी कि ग्रेडिंग जोन सेकंड के एग्रीगेट क्या होंगे, ये होंगे फाइन एज रिस्पेक्ट टू ग्रेडिंग जोन फर्स्ट, ये होगा कोर्स एज रिस्पेक्ट टू ग्रेडिंग जोन सेकंड। मतलब अब यहाँ पे फाइन और कोर्स एग्रीगेट नहीं समझेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये मोटा होगा मिलावा और इसके रिस्पेक्ट में ग्रेडिंग जोन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो ग्रेडिंग जोन सेकंड का मिलावा होगा वो महीन मिलावा होगा। तो आया समझ में, चलिए यहाँ पे फाइन और कोर्स हटा देते हैं, नहीं आप लोग बाद में कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए पहली चीज़ तो ये कि जो ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट होती हैं ये आपके डिप्लोमा में हो सकता है जल्दी कोई ना पढ़ाए, जब हम लोग डिप्लोमा किए थे तो हम लोगों को तो नहीं पढ़ाया गया था। तो अब जब आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ग्रेडिंग जोन अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आपके डिप्लोमा की जो डिप्लोमा के एकेडमिक एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर के, उसमें तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर कभी आप फ्यूचर में चल के जेई की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रेडिंग जोन होते हैं इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो आप लोगों को आगे फर्दर चल के विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अच्छे से देख लीजिए ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर सिर्फ जोन फर्स्ट और जोन सेकंड को देखा जाए तो जोन सेकंड में ज़्यादा परसेंट एग्रीगेट पास हो रहे हैं जोन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो मतलब जोन सेकंड ज़्यादा फाइन है जोन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इसी तरह देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 55, यहाँ पे 15 to 34, यहाँ पे 35 to 59, यहाँ पे 5 to 20, यहाँ पे 8 to 30। अब यहाँ पे 0 to 10, यहाँ पे 0 to 10, सीधी सी बात है, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके थे ना, 150 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं पास हो जाने चाहिए, मतलब यहाँ पे तो रुक ही जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लगभग 0% पास हो रहा है, इधर से देखते हैं तो। अब इसी के रिस्पेक्ट जो ग्रेडिंग जोन फर्स्ट है और ग्रेडिंग जोन सेकंड है, इसी से हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो वैल्यू लिखी है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm, तो यही देखो यहाँ पे लिखा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 1/1000 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ये वाला हम लोग ग्राफ देख लेते हैं ग्रेडिंग जोन फर्स्ट और ग्रेडिंग जोन सेकंड का। तो इसमें जो हम लोगों के एक्स एक्सिस है इसमें क्या लिखा है, सीव का साइज़ दिया हुआ है, देखो वही 150 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 600, 850, 1.18, 1.70, 2.36, ऐसे करके देखो बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। और जो हम लोगों की तालिका है उसमें हम लोग कैसे देख रहे थे, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे 150 माइक्रोन के कितने परसेंट थे, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18, 2.36 और 4.75 तथा 10 में कितने पास हो रहे थे ये देख रहे थे। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज पासिंग, कितने परसेंटेज, ये वाई एक्सिस में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ पासिंग दिया हुआ है वाई एक्सिस में कि इधर कितने परसेंट पास हो रहे हैं।
तो चलिए देख लेते हैं अब इस ग्रेड, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्या कि ग्राफ समझना, कि ग्राफ के शेप किस तरह से चल रहे हैं, इसी इसी के हिसाब से हम लोग जोन डिसाइड करते हैं। देखिए आप लोग, हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट बुक पढ़ें तो आप लोगों को समझ में ना आए, पर जैसा कि मैं पिछले इस तालिका से रिलेट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सबसे सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जोन फर्स्ट और जोन सेकंड का ये डाटा हमें माइंड में रखना है और ये देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं कि जोन जब 10 mm की साइज़ में कितने परसेंट रुक रहा, पास हो रहा था, 100% पास हो जा रहा था ना। देखिए यहाँ पे 10 mm का साइज़ है, देखिए यहाँ से मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, ये 100% एग्रीगेट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है 10 mm से। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ 10 mm से 100% एग्रीगेट पास हो रहा है। इसी तरह जैसे से 4.75 में आते थे, तो 4.75 में क्या होता था, 0 to 10%, 90, 100 to 90% पास हो जा रहा था। देखिए यही लिखा है ना, ये 80 और 100 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 90, यहाँ पे होगा 70, यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे होगा 10। तो लगभग 90 to 100% पास हो रहा था, नहीं पास हो रहा था। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और ऐसे ही करके हम 4.75 से नीचे जब आए थे 2.36 आए थे, तो 2.36 में कितना दिया था वैल्यू देख लेते हैं। अभी ये ग्रेडिंग यून फर्स्ट की बात हो रही है, तो ग्रेडिंग यून फर्स्ट में देख लेते हैं। ग्रेडिंग यून फर्स्ट में 4.75 से 2.36 के बीच में 60 to 95, यानी कि 95 से नीचे और 60 से ऊपर। तो ये देखिए वही चीज़ लिखा है ना, 60 और 95 इन सब के बीच में, यानी इससे ऊपर आना चाहिए क्या, 2.36 में। तो देखिए 2.36 है ना, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। और ये इधर देखें तो लगभग 80 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तालिका से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसी चीज़ें वेरी करती है। देखो ये यहाँ पे 60 दिया है और ये यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स 80 दिया है, तो इसी के बीच में लाई कर रहा है। ये देख, अब ये डॉटेड डॉटेड लाइन क्या है और ये परमानेंट लाइन, अपर लाइन लोअर लाइन क्या है, अभी अब हम आगे देख लेंगे। फिलहाल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझिए कि कैसे ये ग्राफ वेरी कर रहा है। अब देखिए ग्रेड जोन फर्स्ट में जब यहाँ पे 1.18 में आए थे, तो 1.18 में कितना था, यहाँ पे 1.18 में था ये 30 to 70% पास हो जा रहा था। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो 70% और लोअर लिमिट 30% है। तो यही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। 1.18, ये देखिए ये लगभग 30 आ रहा, नहीं आ रहा यहाँ पे। और जो अपर लिमिट है देखो ये 60-70 के आसपास, देखो यहाँ इसे डॉटेड डॉटेड जा रहा है। तो मतलब अप्रॉक्स इसी के बीच में आती है वैल्यू। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोन फर्स्ट कैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और कैसे मतलब कितने, ये साइज के हिसाब से कितने परसेंट पास हो रहा है, उसमें से ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। आई होप आप लोगों को पिछली तालिका से आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस ग्राफ को। ऐसे ही करके हम लोग देखते हैं 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन में। देखो यहाँ पे क्या है, 0% आ गया और यहाँ पे 10%, 0 to 10% के बीच में लास्ट में दिया था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो आ गई वैल्यू। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी तरह जैसे कि जोन फर्स्ट है, ये जैसे कि जोन फर्स्ट का ये ग्राफ है, ऐसे ही ये जो डॉटेड वाले आप जो ग्राफ दिए हुए हैं ये जोन सेकंड के हैं, डॉटेड वाले जोन सेकंड के हैं और ये वाले जोन फर्स्ट के हैं। इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। देखो यू और यल दिया हुआ है। ये चीज़ अपर लिमिट मतलब कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट पास हो सकते हैं, और लोअर लिमिट मतलब कितने कम से कम कितने परसेंट पास हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ दी हुई है। तो देखिए अब इसमें इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि जोन फर्स्ट देखो नीचे झुका हुआ काफ़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, जोन सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि जोन अब झुका हुआ है, मतलब कि किस साइज, किस तरफ झुका हुआ है, बढ़ते हुए साइज की तरफ झुका हुआ है जोन फर्स्ट। तो यानी फर्स्ट में ज़्यादा मोटे कण होंगे किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। यही चीज़ समझाना है, मेन समझाना क्या है हमको, कि जब हम लोग जोन फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अगर ये चीज़ अगर ऐसे बढ़ेंगे, फर्स्ट से फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग जाएंगे फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्री गेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसका अपोजिट आएंगे तो कोर्स एग्रीगेट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब वन की तरफ कोर्स है, फिर उससे फाइन यहाँ पे है, उससे फाइन यहाँ पे है और सबसे ज़्यादा फाइन फोर्थ ग्रेड में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अभी जोन फर्स्ट और जोन सेकंड देख लिया ना ग्रेडिंग जोन,
इसी तरह सेम जैसे कि हम लोगों ने जोन फर्स्ट और जोन सेकंड देखा, सेम इसी तरह हम लोगों का क्या है, जोन थर्ड है और जोन फोर्थ है। और इसका डाटा कहाँ पे दिया हुआ है, इसका डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। जोन थर्ड में कितने परसेंट पास हो रहा है, जोन फोर्थ में कितने परसेंट पास हो रहा है। अब देखिए डायरेक्ट हम यहीं से देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ देख ले 2.36 को एक लेते हैं रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 60% पास हो रहा है, यहाँ पे 75% पास हो रहा है, यहाँ पे 85% पास हो रहा है और यहाँ पे 95% पास हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस जोन में पास हो रहा है, सबसे ज़्यादा फोर्थ जोन में पास हो रहा है एग्रीगेट, मतलब 95%, 5% रुका बाकी सब पास हो गया। तो मतलब 2.36 mm से 95% इसके क्या है, एग्रीगेट के साइज हैं, छोटा है। तो यानी कि जोन फोर्थ में सबसे ज़्यादा फाइन एग्रीगेट होंगे और जोन फर्स्ट में सबसे ज़्यादा मोटे कण होंगे। तो ये चीज़ समझ में आई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही होती है ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट। और यही तीनों के लिए हम लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं, जैसे कि ये तालिका दी हुई हम लोगों की, सेम तालिका हम लोग मोटे मिलावा मतलब कोर्स एग्रीगेट की जब ग्रेडिंग लिमिट्स फाइंड करते हैं तब ऐसे ही सेम एक तालिका लेते हैं और उसमें से हम लोग कर्व बनाते हैं। और इसी तरह एक जो ऑल इन ऑल मतलब मिश्र मिलावा होता है उसमें भी हम लोग सेम ऐसे ही तालिका लेते हैं और कर्व बनाते हैं। बस वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग महीन मिलावा लिए हैं, जो IS चालनियों का साइज है ये लिया है हम लोगों ने, और जब वहाँ पे जब मोटा मिलावा लेते हैं तो हम लोग फिर वही 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm वाली, ये देखो जो 80 mm, 40 mm, ये जो ये वाला है ना पूरा, ये सीव का सेट रख लेते हैं यहाँ पे। और फिर ग्रेडिंग जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये पासिंग परसेंटेज यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ग्रेड के हिसाब से हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। तो आप ये देखिए ये क्या है, जोन थर्ड और जोन फोर्थ का ये ग्राफ दिया हुआ है। और इसी तरह देखो इसमें भी जोन थर्ड किससे ज़्यादा झुका हुआ है, जोन फोर्थ से, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा झुका हुआ है, जोन फर्स्ट। अब यहाँ पे कहीं जोन फर्स्ट आएगा, इधर ऐसे करके यहाँ पे कहीं जोन सेकंड आएगा, इसके ऊपर जोन थर्ड आएगा, इसके ऊपर जोन फोर्थ आएगा। ये कौन सा होगा, जोन फर्स्ट। ये कौन सा हो जाएगा, जोन सेकंड। ये कौन सा हो गया, जोन थर्ड। ये कौन सा हो गया, जोन फोर्थ। तो जैसे जैसे हम लोग जोन फर्स्ट से जोन फोर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे एग्रीगेट का साइज़ कम होता जाता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हमारा टॉपिक है, अब जो हम लोग अभी ग्रेडिंग चार्ट्स देखे हैं ना, इन्हीं की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें छोटे छोटे मतलब जो अपर लिमिट्स क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, और मतलब कौन कि कैसे ग्रेड में आगे बढ़ रहे हैं तो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो फिगर में दिखाए गए श्रेणीकरण जो आपके कर्व हैं, वक्र हैं, इनको देखने से पता चलता है कि चालनियों से निकलने वाले मिलावे का प्रतिशत जब कम होता है तो निचला वक्र लोअर लिमिट प्राप्त होता है। बताया था ना मैंने कि जब जितना अगर कम निकल रहा है तो लोअर लिमिट मिल रही है कर्व की, और ज़्यादा निकल रहा है तो आपका एग्रीगेट पास हो रहा है, तो हम लोगों को अपर लिमिट मिलती थी ना। देख लेते हैं पीछे, देखो ये देखिए, ये क्या है, देखिए अगर ज़्यादा निकल रहा है, एग्रीगेट पास हो रहा है, तो ये हम लोगों का लोअर लिमिट मिल जाती थी। और सॉरी, कम ज़्यादा निकलता था तो हम लोगों को अपर लिमिट मिलती थी, क्योंकि देखो ज़्यादा निकल रहा है ना, तो जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ऊपर ऊपर भागेगा ये कर्व, क्योंकि ये पास परसेंटेज ऑफ पासिंग है। जितना कम निकलेगा उतना नीचे नीचे की ओर भागेगा। जितना कम निकल रहा है तो लोअर लिमिट, और ज़्यादा निकल रहा है तो अपर लिमिट। सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह निचले वक्र में जो निचला कर्व होता है वो मोटा श्रेणीकरण तथा ऊपरी वक्र महीन श्रेणीकरण दर्शाता है। ये तो समझा ही दिए थे, जैसे ये होते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो जो जो निचला वक्र है ये वाला मोटा श्रेणीकरण तथा ऊपरी वक्र महीन श्रेणीकरण दर्शाते हैं। ये तो लिमिट की बात हो गई, ये तो खैर जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ हो गया, ये चीज़ अलग हो गई। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या था हमारा, वास्तविक वक्र का वांछित वक्र से नीचा होना मिलावे का मोटा होने का सूचक है, और इस अवस्था में मिश्रण का पृथक्करण हो सकता है। ठीक है। अब जैसे जैसे जो कर्व है नीचे जाता है, मतलब जो वास्तविक वक्र का जो वांछित कर्व से नीचा होना मिलावे का मोटा होने का सूचक है, और इस अवस्था में मिश्रण का पृथक्करण हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर कोर्स एग्रीगेट होगा और इनके बीच में हम लोगों को क्या मिलेंगे, वाइट्स मिल जाएंगे इस तरह के। तो ये वाइट्स
की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और अगर हम लोग इसको प्लेस करते हैं कंक्रीट को कहीं पे, तो ये जो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं बाइंडिंग मटेरियल, मतलब जो सीमेंट और पानी का घोल है उससे दूर जा सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन या पृथक्करण कहते हैं। अभी हालांकि आगे इसके बारे में डिटेल स्टडी हम कर लेंगे। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि जब अगर कोर्स ज़्यादा बड़े बड़े हम लोगों के पास सेग्रीगेट हो जाएंगे तो इनका पृथक्करण होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, मतलब सेग्रीगेशन के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का वास्तविक जो कर्व है, वास्तविक वक्र है, उसका वांछित कर्व से ऊपर होना महीन मिलावे का सूचक है। अगर ये वास्तविक वक्र महीन वो जो वांछित वक्र से ऊपर है, तो मतलब हमारा मिलावा क्या है, फाइन है, मतलब फाइन एग्रीगेट है। तथा आवश्यक सुकारता के लिए पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, तथा निर्धारित जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसके लिए भी अधिक पानी की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, अगर फाइन एग्रीगेट है तो फाइन एग्रीगेट में क्या होगा, पोर्स जो होंगे PORES, पोर्स होंगे ज़्यादा। पोर्स ज़्यादा होंगे तो वाटर की वैल्यू हम लोगों को क्या लगेगी, वाटर की वैल्यू हम लोगों को लगेगी ज़्यादा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वास्तविक वक्र का वांछित वक्र से सीधा तीखा होना मध्य माप के कणों का अधिक होना प्रदर्शित करलाता है। इस स्थिति में मिश्रण का रोच प्रकार का बनेगा और उसकी सुकारता अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। इस स्टीप कर्व होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, ये क्या है, ये क्या है, इसे समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया था, यहाँ पे हम लोगों को दिया था पासिंग एग्रीगेट, और यहाँ पे क्या दिया गया था, साइज। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब अगर स्टीप होना, मतलब ये ऐसे, ये इधर से ऐसे करवाया था और ये स्टीप हो गया या फिर ऐसे चला गया। देखो ये यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ अगर हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए ये अगर ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे अगर 4.75 mm, यहाँ पे अगर ये 4.75 mm हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2.36 mm हो गया। ठीक है ना, और इसके बीच में तो यहाँ तक ठीक आया, फिर अचानक से एकदम से नीचे गिर गया, ये कर्व स्टीप हो गया। ये कैसा हो गया, स्टीप हो गया। स्टीप होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो साइज़ होगा, एक ही साइज़ के ढेर सारे कण पास हो गए। देखो यहाँ पे क्या पासिंग एग्रीगेट लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ पे देखो अचानक से कर्व स्टीप हुआ, इसका मतलब है कि जो एक ही साइज़ के ढेर सारे एग्रीगेट हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे अचानक से सारे एग्रीगेट एकदम से पास हो गए, इसीलिए तुरंत कर्व क्या हो गया, नीचे झुक गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, अगर अधिक दिखा, अगर स्टीप एग्रीगेट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें जो इसके जो दो साइज़ के बीच के जो साइज़ का एग्रीगेट होगा उसको अधिक मात्रा में हो जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग का जो कर्व है वो स्टीप मिलता है। और इसी तरह जब वास्तविक वक्र अपेक्षाकृत चपटा होता है तो मध्य आकार में कणों की कमी का सूचक है, जिसके कारण हनी कॉम्ड जो हम लोगों के कंक्रीट मिलते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी तुरंत समझ लेते हैं तुरंत ही। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, साइज है, और ये क्या है, पासिंग एग्रीगेट है। अब देखो ये क्या है, ऐसे 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 देखो नीचे की तरफ आना चाहिए था, पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसा हो गया हम लोगों का, चपटा हो गया, मतलब क्षैतिज हो गया, और फिर जाके ऐसे आ गया। और देखो ये और ये यहाँ पे वही 4.75 mm, यहाँ पे 2.36 mm। अब इसके बीच में देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर 100 था, यहाँ पे 90 था, तो कुछ पास हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, बिल्कुल पास नहीं हुआ ना। एग्रीगेट अगर पास होता तो कर्व नीचे ना झुक जाता, तो जब पास ही नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई साइज उस साइज का एग्रीगेट ही नहीं था। अगर सॉरी, अगर इसके और इसके बीच में एग्रीगेट होते तो अवश्य पास हो जाते, जब इसके बीच में एग्रीगेट नहीं होते नहीं पास हुए, इसीलिए हम लोगों का जो कर्व है कैसा आया, चपटा आ गया। ठीक है, तो ये चीज़, ये पॉइंट हमारा क्या है और ये पॉइंट क्या है, अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई होप आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट ग्राफ से, इस ग्राफ से इस चीज़ को देख लिया और इस वाले ग्राफ से इसको देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, अंतराल गैप ग्रेडिंग एग्रीगेट क्या होता है। तब गैप ग्रेडिंग देखिए, हम लोग अभी जो पीछे देखे थे ना, वही जो इसका फोर्थ पॉइंट था, किस चीज़ का, ये वाला वास्तविक वक्र अपेक्षाकृत चपटा है, तो इसमें कणों के बीच की कमी का सूचक है, जिसके कारण कंक्रीट हनीकॉम्ब्ड कंक्रीट मिल जाती है। तो वही जो ये पॉइंट था ना, वही सेम पॉइंट किसको दर्शाता है, गैप ग्रेडिंग को। क्योंकि पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सामान्य या निरंतर श्रेणीकरण में घटते हुए अथवा बढ़ते हुए क्रमण में सभी मापों के कण उपस्थित होते हैं, जबकि अंतराल श्रेणीकरण में सामान्य श्रेणीकरण के मध्य के एक अथवा अधिक मापों को छोड़ दिया जाता है। दोनों श्रेणीकरण में यही अंतर होता है कि निरंतर श्रेणीकरण वक्र
पर अंतराल श्रेणीकरण के लुप्त मापों को क्षैतिज रेखा में दर्शाया जाता है। आया ना समझ में? हम लोगों को मिल रही थी ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा मिल रही थी ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उदाहरण के तौर पे क्या है, एक एग्जांपल दिया पे यहाँ पे, यदि अंतराल श्रेणीकृत मिलावे में क्या है, मिलावा है, मिला घा नहीं मिलावा में 4.75 mm से 10 mm तक के क्षैतिज माप छोड़ दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 4.75 mm और 10 mm के बीच का जो भाग क्या है, क्षैतिज होगा। इसके बीच में कोई एग्रीगेट, इसके बीच का जो एग्रीगेट इसमें लाई नहीं करता है। तो ये हो गया हम लोगों का गैप ग्रेडिंग एग्रीगेट। नेक्स्ट है हम लोगों का फाइनस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। अब फाइनस मॉडुलस होता क्या है, ये अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो ये सूक्ष्मता मापांक एक संख्यात्मक मान है जो कि संपूर्ण मिलावे के कणों के औसत माप को दर्शाता है। ठीक है, संपूर्ण मिलावे के जो कण हैं उनका क्या है, एवरेज साइज दर्शाता है क्या हम लोगों का, फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। मिलावा जिस कदर मोटा होगा उसका सूक्ष्मता मापांक उसी क्रम में अधिक होगा, और जबकि सूक्ष्मता मापांक का निम्न मान मिलावे का महीनपन बताता है। मतलब अगर हम लोगों का जो फाइननेस मॉडुलस है अगर ज़्यादा होगा तो मतलब है कि कोर्स एग्रीगेट है, और फाइननेस मॉडुलस अगर कम होगा तो मतलब हमारा फाइन एग्रीगेट है। सॉरी अगेन। देखिए परीक्षण कैसे करते हैं, मिलावे का सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करने की विधि देखिए कैसी है, देख लेते हैं। चालनियों, मोटे व महीन मिलावों को आईएस चालनी कौन सी 150 mm, यहाँ से 150 शुरू हुआ है ना, 150, 80, 40, 20, 10, 4.75, इसी तरह 2.36, 1.18, 600, 300 और 150 माइक्रोन। फाइनेंस मॉडुलस ज्ञात करने के टोटल कितनी चालनियाँ लेते हैं, टोटल हम लोग लेते हैं 11 चालनियाँ। कितनी लेते हैं, 11 चालनियाँ ले लेते हैं। इसका एक पूरा सेट बनाते हैं, उसी से छाना जाता है, तथा महीन मिलावे के लिए 4.75 mm या इससे निचले माप की चालनियों का प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड इसका जो ये काट देते हैं, तो इसकी मेथड है, इसमें क्या है कि प्रतिदर्श को कमरे के तापमान पे, वही जैसे पहले हम लोग करते थे, अगर कोई परीक्षण करते थे हम लोग क्या करते थे, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक 24 घंटे के लिए हम लोग शुष्क कर लेते थे, तो वही सेम काम इसमें भी करते थे। शुष्क करके तोल लेते हैं और इसे अब घटते हुए मापक्रम में चालनियों में लगाकर, जैसे दिया है ना, बढ़ते से घटते क्रम में चालनियों में सेट कर लेते हैं पूरा चालनियों का सेट, और उसमें 2 मिनट तक छानते हैं प्रत्येक चालनी। मतलब ये 500 माइक्रोन की 150 की चालनी में रख के 2 मिनट तक छाने, 2-2 मिनट तक ऐसे ऐसे करके छानते हुए चले जाते हैं। छानते समय चालनी को आगे पीछे दाएं बाएं चक्र में और दक्षिणावर्त तथा वामावर्त घुमाते रहें, मतलब चारों दिशाओं में सभी तरफ से गोल गोल घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ से घुमाते रहो इसको, ताकि सामग्री अच्छी तरह से छन जाए। छनने क्रिया 10 मिनट तक जारी रखें, और प्रत्येक चालनी के ऊपर रुके मिलावे को सावधानी से तोल लें और उसका संचित प्रतिशत मिलावे के कुल भार के आधार पर ज्ञात कर लें। और अब इन चालनियों पर रुके संचित भाग के प्रतिशत को जोड़कर 100 से भाग दे देते हैं, यही संख्या सूक्ष्मता मापांक कहलाती है। अब देखिए ये चीज़ तो अब मैंने तो समझा दिया आप लोगों को, पर अब ये होता क्या है और कैसे निकलता है आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग जो पहले रिटेंड वेट निकालते हैं, भाई पहले तो रिटेंड इंडिविजुअल चालनी में कितना कितना परसेंट वेट रिटेंड हुआ ये ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका कम्युलेटिव रिटेंड ज्ञात कर लेते हैं, और जो कम्युलेटिव रिटेंड होता है उसी की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड ऑन कर लेते हैं, और उस सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देते हो, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, फाइनस मॉडुलस मिल जाता है। ये भी हम नेक्स्ट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, अभी हम इसके जस्ट बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें से हम लोग सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे मिलावे का मिश्रण, मतलब कॉम्बिनेशंस। कई बार प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध मिलावे में वांछित श्रेणीकरण का नहीं होता है, तब दो या अधिक वर्गों के मिलाना दो या अधिक वर्गों के मिलावे को मिलाना आवश्यक हो जाता है, तथा इन मिलावों का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि संयुक्त मिलावा वांछित श्रेणीकरण का प्राप्त हो जाए। सूक्ष्मता मापांक विधि द्वारा मोटे व महीन मिलावे को उचित अनुपात में हिलाकर संयुक्त या मिश्र मिलावा आलिनाल एग्रीगेट मिलाया जाता है। मोटे व महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक अलग अलग ज्ञात करने के पश्चात वांछित संयुक्त मिलावे के लिए महीन व मोटे मिलावे का प्रतिशत निम्न सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कभी कभी होता है कि हमें किसी जगह एक जगह से हम लोगों को सिर्फ कोर्स एग्रीगेट मिल गए और किसी जगह पे हम लोगों को सिर्फ फाइन एग्रीगेट मिल गई। तो होता क्या है कि हमको चाहिए भाई, हमारी कंक्रीट के लिए चाहिए ऑल इन ऑल एग्रीगेट, ऑल इन
आल एग्रीगेट चाहिए, पर कहीं से हमको कोर्स एग्रीगेट सिर्फ मिल रहा है, कहीं से फाइन एग्रीगेट मिल रहा है। और आल इन आल एग्रीगेट मतलब ज्ञात करने के लिए हम लोग ये होना चाहिए ना कि सर्टेन लिमिट ऑफ कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए और सर्टेन परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट होना चाहिए। तो पता लगा हमको एक ऐसा एग्रीगेट चाहिए जिसमें से 60% हमको कोर्स एग्रीगेट चाहिए और उसके 40% हमारे फाइन एग्रीगेट होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए और कैसे निकालते हैं, इनके लिए ही हम लोग मिलाओं का मिश्रण की ये फार्मूला ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे पी क्या होता है, संयुक्त मिलावे का महीन, संयुक्त मिलावे का प्रतिशत हो गया, संयुक्त मिलावे में महीन मिलावे का प्रतिशत क्या हो गया, पी हो गया ये। और ए क्या हो गया, मोटे मिलावे का परसेंट। और जो बी होता है वो क्या हो गया, महीन मिलावे का परसेंट। और सी क्या हो गया, संयुक्त मिलावे का शुद्धता मापांक। मतलब ये फाइननेस मॉडुलस हो गया और ये परसेंटेज हो गया। अगर हमें फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग करते क्या हैं, कोर्स एग्रीगेट का हम लोग फाइननेस मॉडुलस ले लेते हैं और आल इन आल एग्रीगेट का हम लोग क्या ले लेते हैं, फाइननेस मॉडुलस ले लेते हैं, मतलब संयुक्त मिलावे का, दोनों कंबाइंड मिला दिया गया। और इसको क्या करते हैं, फिर कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस लेते हैं, उसमें से क्या घटा देते हैं, फाइन एग्रीगेट का मतलब कि ये शुद्धता मापांक फाइननेस मॉडुलस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में हम लोगों का महीन मिलावे की वैल्यू निकल आती है। ये चीज़ सेम यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो अब देखिए ये सब दोनों चीज़ कौन कौन सा, एक तो आपका ये फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, दूसरा ये कि फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट से हम लोग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोगों का दिया क्या है, न्यूमेरिकल एक चार्ट से दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो चार्ट में क्या लिखा है हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इरेजर, देखिए इसमें क्या दिया है, मोटे व महीन मिलाओं के अलग अलग प्रतिदर्श का चालनी विश्लेषण से, जो अलग अलग प्रतिदर्श है उसको चालनी विश्लेषण से चाला गया है, तो जो वेट दिया हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, महीन व मोटे मिलावे का जो भार है कितना है, महीन मिलावे का भार कितना है, 1 किलोग्राम है, मोटे मिलावे का भार कितना है, 10 किलोग्राम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, 1 kg, 1 kg। वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, 10 किलोग्राम, ठीक है ना, 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम। और कंक्रीट के लिए संयुक्त मिलावे का सूक्ष्मता मापांक 5.5 रखते हुए महीन व मोटे मिलावे का अनुपात दर्श निर्धारित कीजिए। मतलब कि हमको टोटल जो संयुक्त मिलावा है उसका फाइननेस मॉडुलस 5.5 दिया है, तो हम लोगों को महीन व मोटे मिलावे का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइननेस मॉडुलस निकालेंगे। फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग ये एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक 20 mm साइज़ की दी हुई है साइज सी, 10 mm 4.75 2.36, ऐसे करके पूरी एक श्रेणी दी हुई है। और इसमें देखो मोटा मिलावा कितने परसेंट, कितने किलो टोटल है, 10 किलो। और रुका महीन मिलावा ये कितने किलो है, 1 kg। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टोटल 3.5 2.5 यहाँ पे रुक रहा है। 20 mm के साइज़ में इतना इतने किलोग्राम रुक गया, 10 mm के साइज़ में इतना रुक गया, 4.75 में इतना रुक गया, ऐसे करके रुकता हुआ चला जा रहा है। उसी तरह महीन मिलावा, अब महीन मिलावा यहाँ से रुकना शुरू हुआ, 1 किलोग्राम था, इतना इतना ग्राम में रुकता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का जो अभी तक दिया हुआ क्वेश्चन में क्या था, यहाँ 20 mm से दिया हुआ था, पर हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, टोटल 11 चालनियों का सेट लेते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई नहीं होगी टोटल। तो 11 चालनी का सेट लेते हैं, सबसे इसमें डाल देते, सबसे ऊपर डाला पूरा एग्रीगेट। तो भैया जब 40 में जब 20 से दिया हुआ था, यानी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रुक रहा था, तो 150 में कुछ रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, 0%, यानी 0 किलोग्राम रुकेगा। इस तरह 80 में 0 और 40 में भी 0% रुके, मतलब 0 किलोग्राम रुकेगा। और 20 में कितना रुका था क्वेश्चन के हिसाब से, 3 किलोग्राम। इसी तरह 3.5 पूरी वैल्यू दी हुई है। इसके टोटल 10 kg था, देखो लिखा है ना टोटल 10 kg। इसी तरह ये टोटल हम लोगों का रुका। अब ये देखिए यहाँ पे मोटे मिलावे का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मोटा मिलावे का, और यहाँ पे ये महीन मिलावे का दिया हुआ है।
अब यहाँ पे जीरो है तो रुका हुआ भार जीरो, इसी तरह जीरो, इसी तरह ये देखो जीरो जीरो दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 3 किलोग्राम रुक गया। टोटल 10 किलोग्राम में टोटल कितना रुका अभी तक 3 किलोग्राम रुका। अब 10 mm के ऊपर कितना रुका 3.5 10 mm में रुका, और 20 mm में 3 किलो रुक गया था। तो टोटल अगर 10 mm के ऊपर रुका हुआ कितना माना जाएगा, टोटल इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखो ये वैल्यू लिख गई कि नहीं लिख गई 6.5। 6.5 किलोग्राम 10 mm के ऊपर रुक गया। इसी तरह 4.75 के ऊपर कितना रुका, यहाँ पे 2.5 है तो जो ये है 6.5 है, इसमें से क्या ऐड कर देंगे 2.5 ऐड कर देंगे। देखो 9 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो 9 किलोग्राम कहाँ तक कहाँ रुका है 4.75 में। और इसी तरह 1 किलोग्राम किस में रुक गया 2.36 में रुक गया 1 किलोग्राम, तो टोटल हो गया 10 किलोग्राम। अब हम लोगों का 10 किलोग्राम ही वजन था तो यहाँ पे 10 किलोग्राम हो गया। अब इसके नीचे तो कुछ रुक नहीं रहा है क्योंकि 10 किलोग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फिर जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। पर अब चूंकि इसमें तो बिल्कुल नहीं रुका इस चलनी में, पर इसके ऊपर टोटल कितना रुका हुआ है 10 किलो, तो देखो यहाँ पे 10 किलो लिखा हुआ है। इसके ऊपर टोटल कितना रुका पड़ा है भाई, इस पे तो बिल्कुल नहीं, इस पार्टिकुलर साइज सीयू में नहीं रुका है। पर अगर इस सीयू के ऊपर देखा जाए टोटल कितना एग्रीगेट रुका पड़ा है अलग अलग सीयू पे, टोटल 10 किलोग्राम इसके ऊपर रुका है कि नहीं रुका है, मतलब कम्युलेटिव जो वेट है वो 10 किलोग्राम है कि नहीं है इसके ऊपर। तो वही चीज़ लिखा हुआ है समस्त रुका हुआ भार कम्युलेटिव रिटेन्ड वेट है किसमें किलोग्राम में। तो ये चीज़ देखो 10 10 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर परसेंटेज देखा जाएगा तो देखो ये 30% हो जाएगा भाई। 10 किलोग्राम का 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम में 3 किलोग्राम है तो 30% ही ना हुआ। तो देखो ये 30% है। अब कम्युलेटिव परसेंटेज ही है टोटल, यहाँ भी देखिए ये कम्युलेटिव वेट था और ये कम्युलेटिव परसेंटेज है। तो इसी तरह देखो 30% टोटल 65%, यहाँ पे 90%, फिर 100%, 100 और 100 यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया पूरी 11 चालनियों के सेट में। ऊपर तो जीरो था तो यहाँ पे जीरो जीरो ले लेंगे, या फिर देखो टोटल डैश डैश दे दिया इसका मतलब जीरो ही है। तो अब हम लोगों की फाइनस मॉडुलस की डिफिनेशन के हिसाब से जितना भी रिटेन्ड परसेंट ऑफ मतलब जितना रिटेन्ड वेट का परसेंटेज होता है उसको ऐड कर लेते हैं और 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5, देखिए 5 है यहाँ पे। टोटल ऐड कर लेंगे तो 685 आ जाएगा। आप 685 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.85 फाइनस मॉडुलस आ गया किसका कोर्स एग्रीगेट का। इसी तरह फाइन एग्रीगेट यहाँ पे टोटल 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम में यहाँ 0.15 किलोग्राम रुक रहा था ना, इसको ग्राम में देखेंगे तो 15 ग्राम रुक रहा था, यहाँ पे 20 ग्राम रुक रहा था, यहाँ पे 30 ग्राम रुक रहा था, फिर 20, फिर 5 ग्राम। तो टोटल ऐड कर लेते हैं ये 5 5 10 का जीरो कैरी गया 1 1 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9, देखो 90 ग्राम या फिर 0.9 kg वेट टोटल हम लोगों का चालनी पे रुका। यानी कि अब इसके नीचे तो रुका होगा पर हम लोग इसके नीचे का ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है ना। याद है ना हम लोगों की चालनी में टोटल 11 ही चालनियों का सेट होता है, इसीलिए 150 माइक्रोन से नीचे हम लोग नहीं आते हैं। और सेम जैसे इसमें किया था वैसे इधर भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1.5 रुका है, इसमें इन दोनों को जोड़ लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो देखो 0.35। अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 65, इसी तरह 0.9 करके आ गया। देखो यहाँ पे 90 ग्राम 90.90 kg था तो यहाँ 0.90 टोटल कम्युलेटिव वेट आ गया। अब कम्युलेटिव परसेंटेज देख लेंगे तो यहाँ 15% हो गया, यहाँ पे 35% हो गया, यहाँ 65% हो गया, ये 85% हो गया, और ये 90% होना चाहिए ना, यहाँ 95 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 90%। चलिए हम जोड़ लेते हैं चेक कर लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20, 20 का जीरो कैरी गया। अभी अगर यहाँ जीरो मान लेते हैं तो जीरो कैरी गया 2 2 1 3 3 6 6 12 12 8 20 29, देखिए यहाँ पे जीरो ही होगा ना, 290 आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। अब 290 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का फाइनल मॉडुलस क्या आ गया 2.9 आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला फाइनेंस मॉडुलस निकालना तो अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इससे आप लोगों का क्या होगा एकेडमिक में आप लोगों के लिए अगर न्यूमेरिकल आएगा ना तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा, अगर आप लोग अच्छे से सीख लेंगे तो आप लोग बढ़िया अपना परसेंटेज गेन कर सकते हैं अपने एकेडमिक में। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब देखिए हम लोगों को पूछा क्या था, हम लोगों को पूछा गया था कि कंक्रीट के संयुक्त मिलावे का जो सूक्ष्मता मापांक दिया हुआ था 5.5, जिसमें महीन मिलावे व मोटे मिलावे का अनुपात निर्धारित करना था। तो देख लेते हैं अब महीन मिलावे का सूक्ष्मता अनुपात क्या निकला, यहाँ से देखते हैं क्या निकला। जो फाइननेस मॉडुलस है फाइन एग्रीगेट का, ये निकला 2.9 2.9। और फाइननेस मॉडुलस ऑफ किस कोर्स एग्रीगेट कितना निकला
6.85, ये दो वैल्यू निकली थी ना हमारी। और हम लोगों का संयुक्त मिलावे का दिया हुआ है, संयुक्त मिलावे का दिया हुआ है, कितना है 5.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो अब इसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या होती है वैल्यू भाई, कोर्स एग्रीगेट यानी कि 6.85 माइनस आल इन आल का ऊपर माइनस करते थे ना, यानी 5 पॉइंट। देखो आप पीछे फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। और यहाँ पे फिर 6.85 माइनस 2.90, ठीक है। अब इसको हम लोग देखें और मल्टीप्लाइड बाई किससे करेंगे, 100 से। इक्वल करके देखते हैं, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 1.35, अपॉन में कितना आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.95 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं कितना, 34.2%, ठीक है। तो फाइन भाई ये महीन मिलावे का परसेंटेज आ गया 34.2%। और तो कोड सेग्रीगेट मतलब 100 में से 34.2 फाइन एग्रीगेट है, तो कोड सेग्रीगेट इसका कितना होगा, 100 में से इसी को माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65.8, यानी कि ये फाइन है हमारा। और 65.8 ये कितना है, ये कोर्स है हमारा। तो हम लोगों को क्या निकालना था, महीन व मोटे मिलावे का अनुपात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 34.2 रेशियो 65.8। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1:1.93। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। अब एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक और बचता है, मिलावे का अधिकतम माप। इसके बाद हम लोगों का मिलावा पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे रखते हैं, तो छोटे माप के मिलावे का इकाई भार के लिए जो सतही क्षेत्रफल होता है वो बड़े माप के जो मिलावे की तुलना में अधिक होता है, ठीक है ना। हम लोग बहुत पहले से कई बार देख चुके हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो फाइन एग्रीगेट का ज़्यादा होता है कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए छोटे माप के जो मिलावे से वांछित सुकारता कंक्रीट प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य भी प्रभावित होती है। अतः कंक्रीटन कार्यों पर बड़े माप का मिलावा का प्रयोग करना ठीक रहता है, परंतु कंक्रीट मिश्रण में जो इसका हस्तन मतलब कि हैंडलिंग, बिछाना यानी प्लेसिंग, कुटाई यानी कि टेम्पिंग की क्रियाओं में सरलता को देखते हुए मिलावे का अधिकतम माप सीमित करना पड़ता है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना रखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि मिलावे कंक्रीट अवयव की न्यूनतम मोटाई का 1/4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि कंक्रीट आसानी से डाली जा सके और फर्मे के भीतर कोनों तक बहती हुई चली जाए। मतलब अगर ये देखिए, ये हमारा कितना है, ये हमारी क्या है, बीम है, ठीक है ना। बीम की जो डेप्थ है वो कितनी है, मान लेते हैं हम लोग इसकी बीम की जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा, इसके 1/4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इसमें यूज करेंगे उसका साइज किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये साइज शुड नॉट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए चीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रबलित कंक्रीट कार्यों में मिलावे का माप मुख्य क्षणों के अंतराल से 5 mm कप होना चाहिए, तथा सामान्यतः प्रबलित कंक्रीट में 20 mm माप का मिलावा ठीक रहता है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये क्या है, हमारे वैसे सेम एक बीम बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये सरिया पड़ी हुई है, एक प्रबलन का मतलब सरिया ही होता है। अब इसके बीच में अगर डिस्टेंस, दो सरिये के बीच में अगर डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारी कितनी, ये है 10 mm। तो जो हम लोगों का जो एग्रीगेट होगा ना, अगर 10 mm क्या 30 mm मान देते हैं, ठीक है ना। 30 mm अगर है तो हम लोग जो एग्रीगेट होगा उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है
25 mm हो सकता है, मतलब जो 30 इसका जो बीच का जो स्पेस है उससे 5 mm कम, यानी 25 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो बड़े कंक्रीटन कार्यों में 160 mm अथवा इससे बड़े माप के भाटे प्लम जो होते हैं उनको मितव्ययिता की दृष्टि से प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनका भी कुल आयतन कंक्रीट के आयतन से 20% अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो बड़े पार्टिकल हो गए, प्लूम हो गया, साइक्लोपियन एग्रीगेट हो गया, इनकी जो टोटल वैल्यू होती है 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने आज मिलावा अब यहीं से समाप्त हो जाता है, और डिटेल्ड हम लोगों ने 2 लेक्चर हम लोगों को लगे मिलावा पूरा पढ़ने में, पर मिलावे में हम लोगों ने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लिया है। अब इससे बाहर ना तो आपके किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएगा, और एकेडमिक में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करके अच्छे से फाइनस ऑफ मॉडुलस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, ये सब देख लिया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी अपने बताएं कि यहाँ पे हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।